सभी दर्शकों को नमस्कार और जयपुर दूरदर्शन के खास कार्यक्रम खुला आकाश में हम सभी का स्वागत करते हैं। बड़े जोश से ए हवाओं मैंने अपना सर उठाया है, बड़े जोश से ए हवाओं मैंने अपना सर उठाया है, यकीनन झुकेगा आसमां मेरे यारा एक दिन। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि जोशीले लोग समय को घूमते घोड़े, उड़ती चिड़िया या भागते चोर जैसा समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं। यानी वो समय की कीमत को समझते हैं, समय को बहुमूल्य मानते हैं और पल पल को जीते हैं, पल पल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप में है जोश कुछ कर गुजरने का? और अगर है तो हमारा कार्यक्रम खुला आकाश आपके साथ है। बिल्कुल अनुपमा, मैं आपसे पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ और आज हम स्वागत कर रहे हैं सीमा जी और कमलेश जी दोनों का स्टूडियो में। सीमा जी, आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। थैंक यू पुनीत, थैंक यू अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, धारावाहिक खुला आकाश में मैं सीमा जोशी आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर श्री कमलेश चंद्रा जी का। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार सीमा जी, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने याद करने की एक नई तकनीक 5SQR के बारे में जाना। इस 5SQR में से हमने सेट और सेलेक्ट के बारे में जाना। आज हम इसके तीसरे चरण के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कमलेश जी तीसरे चरण के बारे में शुरुआत करने से पहले आप थोड़ा सा हमें दोबारा से सेट और सेलेक्ट के बारे में बताएं। हमारे जो दर्शक पहली बार ये देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, पढ़ाई करने में जो सबसे पहला चरण है वो है सेट। सेट का मतलब होता है अपने माइंड को सेट करना, अपने ब्रेन को सेट करना और अपनी बॉडी को सेट करना, और साथ ही साथ पढ़ते समय अपने सारे के सारे सेंसेस को सेट करना। यानी कि मन क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये जानता हो। आपका ब्रेन, उसमें जैसे बताया गया था कि उसकी ऊर्जा का जो स्तर है वो उच्च हो। साथ ही साथ आप शरीर को जो है एक्टिव रखें। पढ़ाई करते समय सारी ज्ञानेंद्रियों का जो है अधिकाधिक उपयोग करें। पढ़ने का जो आपका स्थान है वो सुनिश्चित होना चाहिए, एक ही जगह बैठ के पढ़ाई करें। और साथ ही साथ अगर आप समय भी निश्चित कर सकें, नथिंग लाइक इट। तो ये हुआ सेट। और सेलेक्ट की प्रक्रिया में हमने समझा कि जब आप ये सब करने के बाद पढ़ने बैठते हैं तो आपका सबसे पहला काम होता है कि आपको कितनी देर में कितना पढ़ना है ये आप तय कर लें। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिलेक्शन। इसके बाद तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है जिसे कहते हैं स्टिमुलेट। कमलेश जी, जो तीसरा चरण है स्टिमुलेशन, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है पढ़ने में, याद करने में, और इसकी हम कैसे तैयारी करें, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी सीमा जी। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जब स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो वो सीधा अपना किताब खोला और पढ़ना चालू कर दिया। आप देखिए, कुछ भी करने से पहले जैसे सूचनाएं दिमाग में जा रही हैं, तो अगर दिमाग उसके लिए तैयार नहीं है, दिमाग के जो न्यूरॉन्स जहाँ जाके वो सूचना संग्रहित होगी, अगर वो उसके लिए तैयार नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाना। ये ठीक वैसे ही है जैसे अचानक अगर हमारे घर में 10 गेस्ट आ जाएं और हम तैयार नहीं हैं तो सब कुछ होच-पोच हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पहले से पता है कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तो हम उसकी पूरी तैयारी करके रखते हैं। ठीक इसी तरह से जो स्टिमुलेशन की प्रोसेस है, जो कुछ हमें पढ़ना है, जितना हमें पढ़ना है, उसको हम एक बार देख लेते हैं और उससे हम अपने सक्रियता के स्तर को, न्यूरॉन्स को जो है ना इन्वॉल्व करते हैं। उनकी सक्रियता को क्या कर रहे हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, और जो भी हमारे सामने विषय है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो अगर एक बार वो सक्रिय हो गए न्यूरॉन तो वो तैयार हो जाते हैं। हाँ, इतनी चीज़ें आने वाली हैं, ऐसे आने वाली हैं, तो उसका संग्रहण, भंडारण जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। कमलेश जी, सक्रियता को बढ़ाना ज़रूरी है पढ़ाई के लिए या जीवन में कुछ भी करने के लिए। हमें अपना सक्रियता के स्तर को बढ़ाना है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं इस सक्रियता के स्तर को बढ़ाने से क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे, जिससे हमें बहुत याद होएगा, या इस सब में क्या फ़ायदा होगा, ऐसा हम जानने के लिए उत्सुक हैं। देखिए, अगर तो मेमोरी की बात करें और मेमोरी में कोई सूचना जाने से पहले अगर हम अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करें तो उसका क्या लाभ है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी मेमोरी के स्तर क्या हैं। 3 तरह की मेमोरी हमारी होती है। पहली जिसे हम कहते हैं SM, सेंसरी मेमोरी। दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में कोई भी सूचना, जो कुछ भी घटित होता है, थोड़ी देर के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है।
शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर बात करें तो जैसे बच्चे एग्ज़ाम होने वाली है और एग्ज़ाम के ठीक पहले एग्जामिनेशन हॉल के बाहर वो तेज़ी से देख रहे होते हैं क्या क्वेश्चन, क्या आंसर है, क्या है, और वो वहाँ एग्ज़ाम में जाते हैं और अगर वही प्रश्न आ गया है उसको लिख दिया। वो प्रश्न अगर आप उनसे अगले दिन पूछें, बाद में पूछें, तो उनको याद नहीं है उसमें क्या टॉपिक थे, क्या पॉइंट्स थे। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है एक बार सूचना वहाँ चली गई तो वो लंबे समय तक चली गई, उसे साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद मेमोरी में से कभी भी जो है निकाला जा सकता है। तो अगर हम स्टिमुलेशन की प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं, कुछ भी याद करने से पहले अगर हम अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करें और अपने पूरे सिस्टम को स्टिमुलेट करें, तो वो सूचना लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चली जाती है। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। तो यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से इस स्टिमुलेशन की प्रक्रिया को इस्तेमाल करें कि हमारी पढ़ाई लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, लंबे समय तक, ताकि हमें याद रह सके। बिल्कुल सीमा जी, और हमारे वो स्टूडेंट जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके मन में भी ठीक यही प्रश्न होगा। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं उस समय जो चैप्टर आपके पास खुला हुआ है उस चैप्टर में जनरली बच्चे तो ये करते हैं कि पहले पैराग्राफ से, पहली लाइन से उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और पैराग्राफ टू पैराग्राफ एंड तक चले जाते हैं। ये प्रक्रिया जो है ये ज़्यादा ताकतवर नहीं है। स्टिमुलेशन की प्रक्रिया को जब आप इसमें शामिल करते हैं तो उसके लिए एक टूल है जिसे हम कहते हैं सर्वे। पूरे चैप्टर को पहले गहराई से सर्वे करें। इस चैप्टर में कितने पॉइंट्स हैं, क्या क्या हैं, इसमें कितने सब पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चार्ट्स बने हुए हैं, क्या कोई टेबल बनी हुई है, क्या इसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कोई वैज्ञानिक पद्धति, मतलब जो जो चीज़ें हैं उस चैप्टर का कहना चाहिए एक अच्छा खासा सर्वे होना चाहिए पहले। किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना उसमें सूचना, कितना डेटा है, हर तरह की चीज़। अगर तो हम ठीक से उसका सर्वे करते हैं तो उसके दो फायदे हमें होते हैं। एक, हमें ये पता चल जाता है कि यस दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली कमिंग टू द ब्रेन, ये वो चीज़ है जो दिमाग में आने वाली है। और दूसरा उसका जो बड़ा लाभ है कि दिमाग में अगर उस चीज़ से संबंधित कोई भी फाइल्स पहले से स्टोर हैं, पहले से दिमाग में रखी हुई हैं, तो वो फाइलें स्टिमुलेट हो जाती हैं और नई वाली सूचना के लिए जो भंडारण होगा, वो जो नई सूचना दिमाग में जाके स्टोर होगी, वो वहीं होगी जहाँ पहले की सूचना स्टोर पड़ी है। तो एक ही जगह, जैसे कंप्यूटर पे हम काम करते हैं और एक ही तरह की फाइल को अगर हम एक ही तरह के फोल्डर में रखें तो भविष्य में उसको रिकॉल करना या उस फाइल को काम में लेना सहज और आसान रहता है। विद्यार्थी जब स्टिमुलेशन की प्रक्रिया को काम में नहीं लेते तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो बार बार अलग अलग फोल्डर बनते हैं, वो दिमाग के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होती है, इसलिए कभी थोड़ा याद आता है, कभी थोड़ा याद आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है स्टिमुलेशन निभाता है कि चैप्टर को पढ़ने से पहले, बुक को पढ़ने से पहले पूरा थोरोली जो है उसे देखें उसमें क्या क्या है। आपने ये स्टिमुलेशन की प्रक्रिया के जो महत्व बताया, जो हमें याद करने के पहले हमें स्टिमुलेट करना है, ये सब समझ में आया और हम ज़रूर पढ़ने में इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ कमलेश जी एक और बात है जो हमारे साथ डे टू डे लाइफ में घटती रहती है। पढ़ाई में तो इसका महत्व समझ में आ गया कि हमें स्टिमुलेट करना है, लेकिन एक परेशानी बहुत आती है। हम आज किसी से मिले, उसका नाम जाना, और हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं और हमें उसका नाम, हम बात करेंगे क्योंकि हम शो नहीं करेंगे ये चीज़, लेकिन हमें उसका नाम याद नहीं आता। पूरी बात कर लेते हैं, मन में परेशान रहते हैं कि पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, ये क्या चीज़ है। तो क्या हम डे टू डे लाइफ में भी इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करके कुछ अपना मेमोरी को बढ़ा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अक्सर ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है, कई बार लोग आते हैं और वो आपका नाम लेके आपको बुलाते हैं और आप बड़ी सी स्माइल के साथ उनसे बातचीत करते हैं और सोचते रहते हैं इनका क्या नाम। देखिए, जब भी आगे से अगर आप छोटा सा इसका अभ्यास कर ले, जब भी किसी व्यक्ति से मिलें और वो जब अपना नाम बोलें, उस समय आपको जो है थोड़ी ध्यान से उनका नाम सुनना है। और एक बार जब उन्होंने नाम बोल दिया है तो उसके बाद सपोज़ उन्होंने कहा कि नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है, तो अब वो बातचीत में आपको बार बार जब भी, अच्छा कमलेश जी आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जितनी ज़्यादा बार आप उनके नाम को उसी बातचीत में काम में लेंगे, वो आपके न्यूरॉन्स पे बार बार हमला होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्दीपित होंगी उस नाम विशेष के लिए। तो वो सहजता से आपको जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके और ट्रांसफ़र हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इसमें एक आप और काम कर सकें, जब उनसे बातचीत चल रही है, अगर उसी नाम के किसी और व्यक्ति को आप जानते हैं तो आप चाहें तो, जैसे मैंने कहा ना,
एक और कमलेश जी हैं जिनसे आप मिले, तो अगर दोनों को आप एक काल्पनिक तस्वीर बना दें कि दोनों साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, या दोनों एक काल्पनिक तस्वीर, और वहीं पे जहाँ पहले कमलेश जी का नाम है वहीं पे नए व्यक्ति का नाम भी अगर आ जाए उसमें, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे तो वो जो दिमाग में एक विजुअल पड़ा है वो आपकी मदद करेगा और आपको उनका नाम जो है याद आ जाएगा। इस तरह से हम अपने लाइफ में कई चीज़ें याद रख सकते हैं। आपकी इस जानकारी के कारण हमें एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि इस तरह की हास्यास्पद स्थितियां जो हमारे सामने आ जाती हैं उससे हम बच सकेंगे। यहाँ पे कमलेश जी, हम ये चाहते हैं कि आप स्टिमुलेशन की प्रक्रिया जो कि हमें पढ़ने में इस्तेमाल करनी है, उसकी कोई एक ऐसी टिप, ऐसी टेक्निक दीजिए जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और इसका फ़ायदा ले सकें। हाँ, बहुत बढ़िया, ये सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ होगी। चाहे तो हमें कुछ भी लोगों के नाम याद रखने हो या पढ़ाई की बात हो, एक छोटी और बहुत ताकतवर तकनीक है जिसे हम कहते हैं आत्मसंवाद। ये प्राचीन समय से चल रही है, और अगर हम आज की भाषा में बात करें तो इसे सेल्फ टॉक कहेंगे। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता, परीक्षा, स्कूल और किसी भी तैयारी के लिए, पढ़ते समय सेल्फ टॉक होना चाहिए। आप यूं पढ़ाई करें जैसे आप यहाँ बैठे और आपके सामने आप अपने आप को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एक मतलब खुद को पढ़ा रहे, एक बातचीत चल रही है खुद के साथ। मान लीजिए कि आप विज्ञान का कोई चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, अच्छा पदार्थ क्या होता है, ये क्या परिभाषा हो सकती है, फिर कहे कि वो चीज़ जो स्थान घेरती है जिसमें घनत्व, अच्छा ये स्थान घेरती है, घनत्व होता है, इसे पदार्थ कहते हैं, ये कैसे बनी होती है, क्या होता है इसमें, अच्छा ये परमाणु से, अच्छा परमाणु क्या होता है, उसमें क्या होता है। तो अगर लगातार एक संवाद, जिसे आत्मसंवाद हम कहते हैं, अगर उसका हम सहारा लें तो जो स्टिमुलेट जो न्यूरॉन्स हैं उनमें लगातार एक जिसको कहना चाहिए संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है, एक तरह का करंट उनके बीच में लगातार प्रवाहित होता है, और वो सक्रियता में जो सूचनाएं दिमाग में स्टोर होती हैं वो उच्च गुणवत्ता की सूचनाएं होती हैं। स्टिमुलेशन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा हमारी मदद करती है मेमोरी के इन 3 चैनल्स में से। कोई भी सूचना जब दिमाग में जाएगी, सबसे पहले इनपुट, वो दिमाग में गई, इनपुट होने के बाद स्टोर, वो वहाँ जाके संग्रहित होगी, तो दूसरा चैनल हुआ स्टोर, और स्टोर के बाद तीसरी प्रक्रिया होती है रिकॉल, कि वो दिमाग में है, दिमाग से बाहर आ जाए। तो इनपुट, स्टोर और रिकॉल। स्टिमुलेशन की जो प्रक्रिया है, अगर उस पर हम ध्यान दें तो ये जो इनपुट है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो पहले चरण पे हमने वजह हासिल कर ली। ये स्टोर कैसे मजबूत हो, रिकॉल कैसे मजबूत हो, आगे की उसमें बात करेंगे हम। तो ये इनपुट स्ट्रॉन्ग करने में जो है स्टिमुलेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके लिए सेल्फ टॉक की जो टेक्निक है वो एक बहुत कारगर और प्रभावशाली तकनीक है। साथियों, अभी आपने स्टिमुलेशन प्रोसेस के बारे में सुना। जो अभी कमलेश जी ने बताया वो स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए तो काम की चीज़ है ही, हम सभी के लिए भी बहुत कारगर होगी, क्योंकि हम सभी की आदत है, हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। पुनीत, ज़्यादातर हम लोगों को, सभी को एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है। हम इंतज़ार करते हैं कि हमें कहीं से कोई प्रेरणा मिले, कोई अपने व्यक्ति अपने जीवन के बारे में हमें बताए, अपनी कामयाबी के बारे में बताए, तो हमें उससे प्रेरणा मिले और हम फिर आगे बढ़ें। हम सभी प्रेरणा का इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा अनुपमा आपने। अब ये भी जैसा कमलेश जी ने बताया, सेल्फ टॉकिंग की बात उन्होंने कही। व्यक्ति सबसे अच्छा उदाहरण खुद के लिए खुद बन सकता है। वो खुद पर लगातार फोकस करता रहता है, और खुद आत्मसंवाद की जो आपने बात कही थी, उसके ज़रिए वो हर दिन हर पल वो इम्प्रूवमेंट की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाता है। अब बातों ही बातों को हम छोड़ते हैं और ऐसे कुछ लोगों से मिलते हैं जिन्होंने स्वयं प्रेरणा की बात को मन में बनाई और आगे बढ़े। आज हम स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं हिमांशु और अनुभूति शर्मा। हिमांशु, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और ऑस्ट्रेलिया में अभी एक थोड़े समय के लिए प्रोफेशनल असाइनमेंट पर थे, और अब भारतवर्ष में हैं आप। हिमांशु, आपका स्टूडियो में स्वागत है। किस तरह से ये टेक्निक्स आपने अपने जीवन में लाई और स्वयं प्रेरणा आपके लिए आगे कामयाबी में हेल्पफुल रही? एक्चुअली जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तब मेरे लिए पढ़ाई एक बहुत ही स्ट्रेस की चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि मेरा पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था। तो मैं जैसे किसी भी चीज़ को लर्न करना चाह रहा हूँ तो वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लर्न नहीं रख सकता था। बट जैसे मैं लास्ट 1 ईयर से सर के कांटेक्ट में आया हूँ, मैं सर के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो मैंने अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चेंज फील किया है। जैसे मैं सर के 5 SQR टेक्निक पे काम कर रहा हूँ,
तो तब से मैं जैसे अपने जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स और इनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसमें पढ़ाई मेरे लिए एकदम स्ट्रेस फ्री हो गई है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पहले पढ़ाई मेरे लिए एक बहुत ही बोरिंग चीज़ हुआ करती थी, जो कि अब फन लर्निंग बन गई है। आप भी इस तरह से इस प्रोग्राम के ज़रिए जो बताई हुई बातें हैं उनको अपने जीवन में अमल में ला करके आप चेंजेस और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आज हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं अनुभूति। आप मेडिकल की पढ़ाई अभी कर रही हैं। अनुभूति, आपने क्या लिमिटेशंस जानी थी, फिर कैसे उन्हें दूर किया और अब क्या हाल है? मैं सर से आज से 6 साल पहले सर की वर्कशॉप अटेंड की थी मैंने, और वो वर्कशॉप देखकर मैं बहुत ही मोटिवेटेड हुई थी। इतना पॉजिटिविटी आई थी उसको देखकर, ऐसा लगा था नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और सर का भी यही मोटो था, हमेशा यही कहा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जो कुछ भी बना है इंसान ने बनाया है, दिमाग से बनाया है। आज की टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन ब्रेन से बनी है, और वो ब्रेन तुम्हारे पास भी है और तुम भी कर सकते हो। सर यही कहते थे सभी स्टूडेंट्स को, और मैंने इस चीज़ को बहुत फोकसफुली लिया और सर की हर एक छोटी से छोटी बात को बहुत सीरियसली अपनी लाइफस्टाइल में ऐड किया। उसका रिज़ल्ट ये रहा, मैंने 10th में यू कैन कॉल इट एन इम्पॉसिबल टास्क और अ पॉसिबल मिरेकल, जिसमें मैंने पूरी साइंस की फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज इट इज़ अपने ब्रेन में उतार ली थी। जस्ट विद इन 5 minutes आई यूज टू रिवाइज होल NCERT, दैट्स टू विदाउट वॉचिंग द बुक, ईच एंड एवरी पेज, ईच एंड एवरी पिक्चर, ईच एंड एवरीथिंग, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सर। ये सर के कारण हुआ कि उन्होंने जो टेक्निक्स बताई वो ऐसी थी, लोगों को देखने में लगता अरे ये तो जादू है, ये तो पॉसिबल नहीं, ये गिफ्टेड है, ये वो, बट हर कोई कर सकता है। एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी इंसान भी कर सकता है, बस तरीका आना चाहिए। और यही मैंने अप्लाई किया और उसी से मुझे बहुत हेल्प मिली, एंड आई सिक्योर्ड 91% इन माई 10th एंड इन 12th आई जस्ट बिकॉज ऑफ दोज टेक्निक्स ओनली, विदाउट टेकिंग एनी गाइडेंस फ्रॉम ट्यूटर्स एंड ऑल। मैंने अपनी मेडिकल की तैयारी में भी सर की बताई हुई टेक्निक्स को अप्लाई किया, और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि मैं सिलेक्शन में आ गई, and today I'm doing MBBS. थैंक यू हिमांशु और अनुभूति। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण स्टडीज़ मानी जाती हैं भारतवर्ष में, न केवल भारतवर्ष में बल्कि वर्ल्ड वाइड। और दोनों ही स्टडीज़ के लोगों ने इस बात को माना कि ये टेक्निक्स इफ़ेक्टिव हैं, कारगर हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को लेकर अमल में लाता है तो उसे निश्चय ही सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात हम इन दोनों लोगों में जो ऑब्ज़र्व की वो था जज्बा। उन्होंने इस जज्बे को अपने अंदर जगाया या पैदा किया और आगे बढ़ने की सोची, और बस आगे फिर अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। अनुपमा, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, जैसा कि अनुभूति ने ये समझ लिया था कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ मुमकिन है, और उसने ये अपने ही ब्रेन की कैपेसिटीज़ को समझा और वो आगे बढ़ी। तो ये हम सब कर सकते हैं। उसने ये बहुत अच्छी बात कही कि हम सब के पास वही कैपेसिटीज़ हैं, बस हमें अपने आप को पहचानना है और आगे बढ़ना है। हमारे साथ स्टूडियो में पुनीत दर्शक हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, काफ़ी देर से सुन रहे हैं, और ये इनके मन में भी कुछ जिज्ञासा उठ रही है कि पूछना चाहते हैं। तो दर्शकों, आगे आइए और अपने जो आपके सवाल है वो कमलेश जी से पूछिए। सर, हम याद तो करते हैं, लेकिन जैसे स्टोरी वगैरह ये तो तुरंत हमारे ब्रेन में एक्सेप्ट हो जाती है। जैसे मूवी हुई, सॉन्ग हुए, ये तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है अपना ब्रेन। लेकिन क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग थ्योरी, पैराग्राफ, ये याद करने में काफ़ी समय लेता है अपना ब्रेन। लेकिन याद तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं तो भूल जाते हैं। देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा, और इस सवाल का सीधा सीधा संबंध आपके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के साथ है। पहले के एपिसोड्स में हम बात कर चुके हैं कि देयर आर 2 ब्रेन्स, लेफ्ट एंड अ राइट ब्रेन। तो जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है उसके साथ साथ जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम राइट ब्रेन को भी स्टिमुलेट करें, राइट ब्रेन जिसमें कल्पना है, जिसमें संगीत है, म्यूज़िक है, वो सब कामों के साथ वो डील करता है। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, अगर आपका राइट और लेफ़्ट दोनों ब्रेन एक साथ काम करे तो आपको कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद रह सकती है। और 5SQR वो तकनीक है जो स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से आपके दोनों मस्तिष्क को एक साथ कनेक्ट करती है, जोड़ती है। जितना ये एक साथ काम करने लगते हैं उतना कोई भी चीज़ सरलता से और सहजता से जो है
वो आपको आने लगती है। जिन बच्चों को पूरा हमने ट्रेनिंग दे के देखा 5SQR की, वो पूरी किताब सुना सकते हैं। तो ये स्थिति आप में भी आ जाएगी। 3 अभ्यास हम आपको दे चुके हैं, इनके बाद के जो स्टेप्स हैं उनका भी आप लगातार अभ्यास करिए एंड यू विल सी ग्रेट चेंज। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे 50+ एज हो जाती है, उसके बाद में काफ़ी लोगों की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होने लग जाती है। 50+ की एज के जो लोग हैं, जो दादाजी पापा वगैरह हैं, उनकी एज के साथ उनकी मेमोरी भी उतनी डेवलप्ड रहे। विज्ञान भी पहले इसको मानता था कि जो हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, वो आगे से आगे, मतलब एक उम्र के बाद वो डेथ तो उनकी होती रहती है, लेकिन नए सेल्स नहीं बनते। तो इस वजह से ऐसा लगता था कि भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है उम्र के साथ। नए जो शोध हुए हैं वो इस बात को खारिज करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग रहेगी वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके सक्रियता का स्तर क्या है, आप अपने उन न्यूरॉन्स को कितना काम में ले रहे हैं। 50 साल की उम्र के बाद क्या रीडिंग की आप में हैबिट्स हैं, क्या आप नए नए काम कर रहे हैं, नए नए कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। आप देखिए जो बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, उम्र के साथ उनकी मेमोरी बढ़ती जाती है, उनका अनुभव बढ़ता जाता है, उनका ज्ञान बढ़ता जाता है। तो ये आज विज्ञान ने साबित कर दिया है कि न्यूरॉन्स जो है अभ्यास के साथ नई तंत्रिकाएं बना करके किसी भी उम्र में मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है। सर मुझे आपसे ये पूछना था, हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जिस भी चीज़ को हम लोग याद करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोग वो चीज़ भूल जाते हैं और कहा जाता है कि रिवीजन ज़रूरी होता है। मतलब रिवीजन का जो पैटर्न होता है, क्या 2 3 4 रिवीजन एक लंबे टाइम के बाद ज़रूरी है चीज़ को रिकॉल करने के लिए? जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसका जो मैक्सिमम भूलना जिसे कहते हैं, फॉरगेट होना जो है, वो 24 घंटे में ही हो जाता है। जितना आपने याद किया है 75% जो है अगले 24 घंटे में भूल जाते हैं। तो अगर तो हमें रिवीजन करना है, अगर सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है और उसका कोई पैटर्न आप जनरेट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका होता है, सपोज़ आपने 2 घंटे पढ़ाई की, पढ़ाई करके अब आप जैसे ही उठने लगते हैं, सबसे पहला रिवीजन तो वहीं पर होना चाहिए। 2 घंटे ख़त्म, उसके बाद आपने चाहे 10 मिनट का रिवीजन किया और 2 घंटे में क्या क्या पढ़ा था, अब उसको छोड़ दिया। जब आप रात को सोते हैं तो आपका दिमाग सारी फाइलों को इधर उधर करता है, उनको अलग से स्टोर करता है, उनको रखता है। तो यहाँ पर अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरा रिवीजन कर लें तो चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में बेहतर रहती हैं, मेंटेन रहती हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को याद रखने में 4 रिवीजन आप करते हैं तो पहले 3 रिवीजन शुरुआत के जो 3 दिन होते हैं, जैसे एक बार तुरंत पढ़ते ही, फिर 24 घंटे के अंदर और फिर 3 दिन में, वहीं पर मैक्सिमम रिवीजन जो है होने चाहिए। दोस्तों, खुला आकाश में हम आपकी याददाश्त बढ़ा रहे हैं, हम आपके व्यक्तित्व को निखार रहे हैं, हम कदम दर कदम आपको बढ़ा रहे हैं आपकी मंजिल की ओर। हम खास कुछ नहीं कर रहे, बस हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और दर्शकों से विदा लें उससे पहले आप हमारा पता नोट करें, जिससे कि आपके दिमाग में इस वक्त प्रोग्राम देखने के दरमियान जो सवाल उठे हैं आप लिखकर हमें पूछ सकें। हमारा पता नोट करें, प्रोग्राम खुला आकाश, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। जयपुर दूरदर्शन का कार्यक्रम खुला आकाश याददाश्त बढ़ाने का एक अनोखा प्रयास। नमस्कार।